जहां तक इस बार के बजट का विषय है, हर वर्ष की भांति ये बजट निकला है। जब इस बजट की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठक के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार मैं 1996 से, यानी आज लगभग 28 साल हो गए हैं, मेरा उनका संबंध है। नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और नई और बड़े सोच की कल्पना 1996 में तब होती है जब वो हरियाणा में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। मैंने उनके साथ काम किया तो पार्टी के नाते बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने हमसे सोचवाई और हमने उसको किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार शासन बना और 15 साल यानी शासन को इस टर्म के साथ होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी 2003 से, बीच में अगर एक 15 महीने छोड़ दिया जाए तो 2003 से तो लगातार हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी 2014 से लगातार अब तीसरी बार बनी है सरकार, तो आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कैसी है, 2022 में जब उन्होंने शुरू किया कि अगला 25 वर्ष ये हमारा अमृत काल का समय होगा। अमृत काल के पीछे अर्थ यही था कि इस काल में हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है, और लक्ष्य रखा 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आजाद होने पर, तो उस समय देश विकसित की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसके कारण से देश अभी विकासशील देश में है तो आगे विकसित कैसे हो जाए, उसी हिसाब से आगे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अगर मैं तुलना करूं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, तो 13-14 का बजट उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था, सब जो प्राप्तियां और व्यय है टोटल। आज जो बढ़ करके 50 लाख और 65,000 करोड़ रुपया हो गया, अर्थात 3 टाइम्स। तो 3 गुना बजट 10 साल के अंदर बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है किसी भी देश के लिए। इस प्रकार की गति और किसी देश की सामान्यता है नहीं। एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी, ये उसका द्योतक है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नाते से इस बजट की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो नई स्कीमें, ये हमेशा वो लेके आते हैं आवश्यकता के हिसाब से, समय के हिसाब से, और पुरानी स्कीमें जितनी कारगर हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको आगे उसका जितनी वृद्धि करनी होती है बजट में वो भी करते हैं। उसके परिणाम को देख करके, तो उस परिणाम के हिसाब से और उनको भी उन्होंने शामिल किया, आगे बढ़ाया है। और हर वर्ग का उसके अंदर ध्यान रखने का उनका एक जो सिलसिला है, उसको मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से 4 वर्गों की बात करते हैं कि हमारी तो 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को फिलोसफिकल एक शब्द प्रयोग करता हूं तो है ज्ञान। ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से ये जो इस चीज का उद्योग बना है कि हम गरीब कल्याण की भी बात करते हैं, युवा वर्ग की भी बात करते हैं, अन्नदाता की भी करते हैं, नारी महिला शक्ति इसकी भी बात करते हैं। उसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र उनकी भी, जैसे मिडिल क्लास का विषय भी आता है, गरीबों के साथ मिडिल क्लास की भी चर्चा हम करते हैं, उद्योगपतियों की भी बात करते हैं। देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो कंट्रीब्यूट करने वाला वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, एक्सपोर्टर है, उनकी भी चर्चा करते हैं। और कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन, इसकी बात भी हम करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन से लोगों का जीवन सरल कैसे हो, ईज ऑफ लिविंग, इसकी बात भी हम करते हैं, ताकि लोगों के रहन सहन का कैसे सरल तरीका बने। इसी प्रकार से जो नए नए प्रोविजन जो जिसकी मैं चर्चा करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ चीजें पुरानी भी हों, फिर भी मोटे रूप से मैं बताऊंगा कि उन्होंने गरीब कल्याण के नाते से पहले से ही, यानी जैसे गरीब कल्याण का उनको अन्न देने की बात है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये चल रहा है कब से, कोविड के दिनों से ये शुरू किया था, और ये एक बहुत बड़ी आम आदमी के लिए ये योजना है, राहत की योजना है। डे केयर
सेंटर यानी अस्पतालों में ये बनाए जाएं, ये उनकी पहली घोषणा है। इस बार नई घोषणा है कि हर अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें डे केयर सेंटर, कोई पूरा समय एडमिट नहीं भी रहना चाहता, मरीज है कैंसर का, अन्य बीमारियों का, सुबह गया शाम को वापस घर आ गया। इस वर्ष में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आगे चल करके हर जिले में, हर जिला अस्पताल में ये केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स ये एक ऐसी नई श्रेणी है। आज जो ई मार्केटिंग या जो इस प्रकार से होम डिलीवरी ये जो सर्विस चल रही है, इसमें गिग वर्कर्स का एक बड़ा वर्ग ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल उन्होंने बनाया है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं। और ऐसे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं एक प्रकार के 30 करोड़ वर्कर्स को अभी तक इस पर रजिस्टर किया जा चुका है, जिनको 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपया पेंशन देने का प्रावधान भी ये किया गया है कि जैसे रजिस्टर्ड वर्कर होगा तो इनको 3000 रुपया पर महीना पेंशन दी जाएगी और इनका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस और 1 लाख रुपया इन केस ऑफ पार्शियल हैंडीकैप्ड अगर होता है तो ऐसी एक योजना गिग वर्कर्स के लिए भी दी गई है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। जो समाज वंचित समाज है, ऐसे लोगों को गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मैंने बताई दिया आपको कि जिसका बजट 2,03,000 करोड़ रुपया ये इसका बजट है, जो खास करके गरीबों के लिए अन्न देने की बात जो आई है कोविड मैनेजमेंट के बाद। वैक्सीन डोजेज ये भी दी गई हैं, 80 करोड़ लोगों को दी गई। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे लोगों को निकालने के लिए सारा काम किया गया। 25 करोड़ लोगों की गिनती, और ये स्पीड अपने देश की जो बनी है इसमें से दुनिया के लोग भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इस प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर कैसे लोगों को लाया गया है। गरीबों को मोबाइल सर्विस, नेट कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पर भी जो भी इंटरनेट की सेवाएं हैं गांव-गांव में पहुंचे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर इंटरनेट की वाईफाई की सुविधाएं दी जाए, इसका भी लाभ हुआ है। इसका अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करने वाले लोग 17 करोड़ थे, जो आज बढ़कर के 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जब ये कम्युनिकेशन का, एक मीडिया का, एक नेट इंटरनेट की कनेक्शन का सुविधा लोगों को मिलती है तो ये जीवन को सरल करने वाली बात है। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था 3 करोड़ नए घर ये दिए जाएं, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। इसका भी प्रावधान जो किया गया है, इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही जो योजना है आयुष्मान की, आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को, उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है, उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान के कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि
देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है, और कोई विषय नहीं था क्या? ऐसा मजाक भी किया गया। लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव की, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी, उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंक में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है, लगातार पिछले 6 वर्षों से, 7 वर्षों से आ रहा। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि हर वर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसको कोई नया नाम देंगे ताकि अगली बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आए। क्योंकि कुल संख्या शहरों की 4900 है। हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी है, व्यवस्था करनी है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। एक वर्ग है जो हाथ से काम करता कारीगर, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो शुरू की है उसका भी 5100 करोड़ रुपए का बजट किया है। जो ये आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, छोटा मोटा हाथ का काम करते हैं, इनकी तरफ भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन इन सबको भी 2,64,00,000 लोगों को भी रजिस्टर कर लिया है। इनको भी उसी प्रकार से सहायता देने का क्रम ये शुरू किया है। कुछ वर्गों को 3,000 रुपया जो पेंशन की बात है उसमें एक श्रम योगी मानधन योजना भी है। इनको भी पेंशन नहीं है, इसमें 6,000 रुपया साल का जो दिया जाता है, उसमें जैसे किसान कल्याण है ऐसे ही श्रम योगी है, ऐसे लघु व्यापारी है। तो इनकी भी बजट 244 करोड़ रुपया अलग से है। 46 लाख वर्कर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, जिनको वर्ष में ये 6,000 रुपया और ये मिलता है 3 किस्तों में। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1200 करोड़ रुपया था, इस समय 3800 करोड़ रुपया है। तो 3800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनकी यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के, अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी, इसका भी प्रावधान किया है। भारत नेट प्रोग्राम, इंटरनेट की व्यवस्थाओं के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट व्यवस्था पहुंचे, इसका भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बढ़े ताकि बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी, उनको भी इंटरनेट की क्लासेस से उनको लाभ मिले। गांव के अंदर, गांव-गांव में जो लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अपने आप को काम कर सके, तो इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस, जो जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी, और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस नाते से की जा रही है कि नई नई स्कीमें, ऐसी पैरामेडिकल स्टाफ, इसको बढ़ाने की भी नई योजनाएं हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम ये शुरू की है, ताकि हायर एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, आईआईटीज है, ऐसे सब बच्चों को रिसर्च फेलोशिप के अंदर 10,000 फेलोशिप का एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने का एक कार्यक्रम, इसकी भी सुविधा उनको दी जाएगी।
आईआईटीज को भी इसमें बढ़ाया जा रहा है। 5 आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें और बढ़ाया जा रहा है। 23 आईआईटीज इसके अंदर students in 23 IITs doubled from 65,000 to 1,35,000 in the last 10 years। यानी 10 साल में IITians की 23 जगह पर 1,35,000 IITians इस समय जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 65,000 ही थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है आज देश और दुनिया में, इसकी ओर ध्यान जा रहा है। तो इस ओर भी 500 करोड़ रुपए का एक आउटले प्लान बनाया है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम लोग करें। एम्प्लॉयमेंट देने की जो योजनाएं हैं, कौशल विकास, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो कमी महसूस होती है देश और दुनिया में कि लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए, सिखाई होनी चाहिए। तो ऐसे स्किलिंग के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, उसके कारण से पिछले 10 साल में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 4.9% था वो अब 3.2% रह गया, अर्थात हमने 35% जो है उसमें कमी लाए हैं। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम हो रही है। और इसके अंदर एक विशेष बात है कि वुमेन लेबर फोर्स, इसका पार्टिसिपेशन रेशियो ये बढ़ा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या ये बढ़ी है, जो 2012 में कुल 22.6% महिलाओं की ये फोर्स होती थी, काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, अब वो 41.7% हो गई है। अर्थात बड़ी मात्रा में महिलाओं का जो काम करने वाली महिलाओं का संख्या ये बढ़ रही है। मुद्रा लोन, इसको भी पहले कोलेट्रल फ्री जो था वो शायद 5 लाख था, अब इसको 10 लाख रुपया कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है और इसकी सीमा भी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है। बेनिफिशरीज 47 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो मुद्रा लोन से लाभ ले रहे हैं। इसमें भी 69% हैं वो महिलाएं हैं। मुद्रा लोन का ज्यादा लाभ महिलाएं ले रही हैं अपने छोटे बड़े कामकाज में, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान। स्टार्टअप्स अपने आप में एक बड़ा विषय है जो देश के युवाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है। कोई भी स्टार्टअप अपने आइडिया के साथ नया को बिजनेस शुरू करता है तो उसको अभी अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन स्टार्टअप्स की योजना के बाद उसको लोन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गए हैं। 10 करोड़ रुपए तक का भी लोन उसको मिल जाता है। तो अपने छोटी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे उदाहरण आए हैं। मैं कई बार एक उदाहरण याद करता हूँ, देता हूँ। बहुत छोटा सा काम उसने शुरू किया था, मैं ही एक ऑफिस का उद्घाटन करके आया था। ये जो होटल के रूम्स देते हैं ना, कौन सी है वो कंपनी, ओयो, 2016 में एक 20-25 कमरों से काम शुरू किया था। आज शायद पूरे दुनिया भर में लाखों कमरों का नेटवर्क, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सब दूसरों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ओयो का एक नेटवर्क बनाया एक स्टार्टअप ने, और लाखों की संख्या में कमरे। आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपना फंक्शन करना होता है, ओयो को बुलाओ, उससे लो 5,000 कमरे, उससे लो 10,000 कमरे। तो ऐसे एक अलग अलग विषयों में और स्टार्टअप्स ने जो अपना काम शुरू किया है। मोदी जी ने एक बार कहा था, यूथ इज टर्निंग फ्रॉम बीइंग ए जॉब सीकर टू ए जॉब क्रिएटर। तो आज कई यूथ ऐसे हैं जो दूसरों को भी नौकरियां देने लग गए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 350 थी और अभी 1,60,000 स्टार्टअप्स ही रजिस्टर हुए हैं। यानी कोई मल्टीप्लिकेशन का हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। स्टार्टअप्स को काफी रियायतें दी हैं कई चीजों में। उनकी पेटेंट की फाइलिंग अगर उनको करनी है तो उसके अंदर 80% का रिबेट देते हैं। अगर स्टार्टअप ने कोई नई चीज बनाई है तो जो आम आदमी को कोई चीज करानी होती है पेटेंट, तो उसको स्टार्टअप नया आदमी उसको 80% तक छूट है ताकि उसको बढ़ने का मौका मिले।
1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसे सभी स्टार्टअप्स को ये मिल सकेगा। इसी प्रकार खेलों में खेलो इंडिया का भी बजट ये निरंतर अपना बढ़ रहा है। 1000 करोड़ रुपए का इस बार बजटरी एलोकेशन खेलो इंडिया के लिए किया गया है और देश लगातार युवा हमारे खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी तालिका 2012 में पैरालंपिक्स का एक मेडल आया था 2012 में, जो 2024 में इस बार 29 मेडल आए हैं पैरालंपिक में, जो इंटरनेशनल खेल होते हैं उसके अंदर। तो किस स्पीड से हमारे खेलों में हमारे पैरालंपिक्स भी भाग ले रहे हैं, जिनको कोई स्कोप नहीं होता। और जो एशियन गेम्स के मेडल सामान्य मेडल हैं, 2014 में जो 57 आए थे, 2022 में उनकी संख्या बढ़ के 107 हो गई थी, डबल। तो हम खेलों में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के प्रति भी बहुत ज्यादा हमारे लोग रुचि ले रहे हैं। एथलीट्स की संख्या इस समय जो ट्रेनिंग में इसका लाभ लेते हैं इस बजट का, तो 23,080 एथलीट्स ऐसे हैं जिनको इस सपोर्ट किया गया इस खेलो इंडिया के माध्यम से, 23,000 स्पोर्ट्स को। हमारे किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। ऐसे 100 जिलों में जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी लो है, जहाँ लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्थाएं नहीं हैं, जहाँ लोगों को नो हाउ खेती के कामों में उसका मिलता कम है, तो ऐसे 100 जिलों के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसके अंदर 1,70,00,000 लोग जो हैं इसका बेनिफिट ये उठा सकेंगे। यूरिया के लिए भी आसाम में 3 प्लांट्स ये लगाए जा रहे हैं, 12.7 लाख मीट्रिक टन ये यूरिया जो है उसमें पैदा होगा। 3 नए प्लांट्स की ये अवेलेबिलिटी की गई है। दालों की आत्मनिर्भरता बढ़े, तो इस नाते से अरहर है, तूर है, इस प्रकार की कई दालों का विशेष उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हमारी पल्सेस में हो जाए, इसके लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। बिहार में मखाना फार्मर्स के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है, वहां मखाना बहुत होता है, तो मखाना बोर्ड ये बिहार के अंदर ये एक बनाया गया है। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी पहले से भी व्यवस्था है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो पहले 3 लाख रुपए होती थी, अब किसानों के लिए उसकी लिमिट 5 लाख रुपया कर दी गई है कि अब 5 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 7,70,00,000 फार्मर्स इस शॉर्ट टर्म लोन का फायदा ये इसमें ले सकते हैं। फिशरी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अनलॉकिंग ऐसा पोटेंशियल जो है मैराइन सेक्टर के अंदर, इसके ऊपर भी बजट दिया गया है और उसमें कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकें, फिश एक्सपोर्ट्स को एक्वाकल्चर के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाएगा और फिशरी जो है 60,000 करोड़ रुपए की फिशरी का एक्सपोर्ट ये हो, इसका टारगेट रखा गया है। किसान सम्मान निधि जैसा मैंने बताया, वो उसका भी 6,000 रुपया प्रति किसान 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जिसकी बजटरी एलोकेशन जिसका 63,500 करोड़ रुपया है। 11 करोड़ किसान उसके बेनिफिशियरी हैं। इसी प्रकार किसान डिजिटल तरीके से उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उनके लिए भी एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसकी स्थापना की जा रही है कि जो 11 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल आईडी के माध्यम से जोड़ेगा और वो अपनी फसल का ब्यौरा, क्या चीज पैदा कर रहे हैं, कितनी पैदा होने वाली है, वो पैदा होगी तो मंडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इन मंडियों में कहीं भी मंडी में जा करके बेचेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड वहां रहेगा, ताकि इसके अंदर उसको बिक्री आसान हो जाए और फिर जो फसल बेचता है उसको पैसा उसके खाते में सीधा डीबीटी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार डिजिटल सिस्टम में किसान को लाया जा रहा है सारे देश भर में। सभी स्टेट्स अपनी अपनी योजनाएं इसमें सब बना रहे हैं।
और इसके अंदर 2.5 लाख युवाओं को जॉब भी मिलेगा इस मिशन के माध्यम से, कि उन किसानों के इस डिजिटल ऑपरेशन के लिए जो अलग अलग जगह कंप्यूटराइज सिस्टम खड़ा करेंगे, तो ऐसे 2.5 लाख पंचायतों में 2.5 लाख यूथ, इनको भी ये काम रोजगार मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना पहले से चल रही है। इस फसल बीमा योजना के भी आंकड़े हैं कि इसके अंदर कई बार क्लेम का जो झगड़े हैं, उस क्लेम्स को सॉफ्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। 23 करोड़ लोगों के जो क्लेम हैं वो इस सिस्टम के माध्यम से पिछले सालों में सॉल्व किया गया। बेनिफिशियरी 4 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई विवाद कंपनियों के साथ रहे, उसको भी सॉल्व किया गया है। और इसमें 6 करोड़ हेक्टेयर एरिया, इस एरिया का जो इसका इम्पैक्ट है फसल बीमा योजना का, ऐसे लोगों को जो क्लेम हैं वो मिले हैं। और जो ग्रॉस इंश्योर्ड अमाउंट 2 लाख करोड़ जो इंश्योर्ड अमाउंट था 2 लाख करोड़ रुपए का था। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इस कारण से किसानों को इसका लाभ हुआ कि जो फसल खराब हो जाती थी, पहले कोई पूछता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की सपोर्ट ये किसानों को ये की गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार हमारा बढ़ रहा है। अभी 48 बिलियन US डॉलर इतना एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है, जो कभी 13-14 में 37 बिलियन USD होता था। अब उसमें बहुत बढ़ोतरी हमारी हो रही है, खास करके पैडी है, व्हीट है, बासमती, ये सारी चीजें इसमें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एग्रीकल्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 900 करोड़ रुपया अलग से इसमें ये लगाया गया है। मित्रों, आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन आंकड़ों के बजाय क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया, उसके मैं नाम ही बता रहा हूं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इसकी ओर भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें दूध की प्रोडक्शन बढ़े, इस पर भी फोकस किया गया है। जैसे 13-14 के अंदर हमारा जो पर एनिमल पर ईयर जो उसका दूध की मिल्किंग होती थी 1648 किलोग्राम थी, जो अब पर एनिमल पर ईयर 2048 किलोग्राम है। ये अर्थात पशुओं की यानी दूध देने की कैपेसिटी भी कैसे बढ़े, उसके ऊपर भी लगातार इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन में और ये काम हो रहा है। ऐसा है महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें भी महिलाओं सेंट्रिक जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसके अंदर चाहे उनकी रोजगार की बात है या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात है, आंगनवाड़ी और पोषण, इस कार्यक्रम में भी कुल मिलाकर जो बेनिफिशरीज हैं, जो इनको सपोर्ट जो दी जा रही है, 8 करोड़ चिल्ड्रन हैं, 1 करोड़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। तो इस प्रकार महिलाओं का, लड़कियों का और बच्चों का ये ध्यान रखने के लिए 12,500 करोड़ रुपए का और ये बजट जो है ये दिया गया है, जो 3.5 गुना है 13-14 से। नारी शक्ति वंदन अभी जो अभियान 2023 में लिया था, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 33% जो महिलाओं का आरक्षण रहेगा चुनावी व्यवस्थाओं में, वो बिल भी इस बार जो है वो आ रहा है, वो लाया जाएगा, जिसके कारण से 33% की सुनिश्चितता ये सब हो जाएगी। आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़ा गया है, ताकि उनके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता ये सब की जा सके। पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें 12,100 करोड़ रुपया उसका बजट जो है निर्धारित किया गया है। 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को और ये यानी परिवारों को ये सिलेंडर लगातार जो है ये दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको बेनिफिट भी दिए गए हैं। पहली बार उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया है और आगे भी कंसेशन रेट के ऊपर गरीबों को उनके सिलेंडर का उपयोग जो है वो होता है। क्लीन फ्यूल का असर जो है वो ये है कि 15-16 में केवल 44% परिवार ऐसे थे जिनके अंदर गैस सिलेंडर का उपयोग होता था। आज वो 63% परिवार ऐसे हैं
और इसमें भी शहरी 93% है, ग्रामीण इसमें कम है। लेकिन एयर पोल्यूशन में इसमें इन सब स्थानों पर जहां जहां ये उपयोग होता है 13% की पोल्यूशन में कमी ये जो है दर्ज की गई है, सिर्फ इस एक काम से, जिसमें गैस सिलेंडर से घर में खाना बनता है, जो आग जलाने से धुआं होता है, सब होता है, उसकी भी कमी का प्रदर्शन इसमें होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी भी जो स्कीमें हैं, खास करके ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी मार्केटिंग, इसके लिए भी अलग से योजना बनाई है। अभी तक 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। अर्थात लगभग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाओं का प्रावधान होता है, तो कहीं 10 से ज़्यादा 11-12 भी होती हैं, तो 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 10 करोड़ महिलाएं इसके अंदर और सम्मिलित हैं, काम कर रही हैं। अब है टैक्स का विषय, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, उसका आपको सबको पता लग गया है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि ये टैक्स रिबेट जो कभी 2014 हमको सबको मालूम है कि 2.5 लाख रुपया होता था, फिर इसको 5 लाख रुपया किया गया, और फिर 7 लाख किया गया 2022 में, और अब 2025 में ये जो बढ़ करके और 12 लाख रुपया इसको किया है। 23 में था 7 लाख और अब 2025 में 12 लाख, सीधा एकदम 6 गुना एक प्रकार का रिबेट को मिला। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है, जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, उसको टैक्स न देना पड़े, 0 टैक्स का हो जाए, इसका प्रावधान किया है। और इससे ऊपर भी जो स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स को भी चेंज किया गया है, जिसमें 4 लाख तक तो यानी जो 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनके भी रेट्स में अंतर किया गया है। अब 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, 12 से 16 लाख 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, 20 से 24 लाख 25% है, और 24 लाख से ऊपर 30% है। तो जो स्लैब रेट शायद 20 लाख पर ही खत्म हो जाता था, 30% 20 लाख के बाद होता था, वो 24 लाख से हो गया। तो इसलिए 24-25 लाख रुपए तक कमाने वाले को भी और उसमें लगभग 1 लाख रुपए का उसमें कुल मिलाकर बचत होती है साल की। ये उसके अंदर उसका एक रेडी रेकनर मैनुअल बना है, वो सबको जानकारी आपको होगी ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये आम जनता को दिया गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, इसमें जो इंटरेस्ट इनकम थी सीनियर सिटीजन की, पहले 50 लाख रुपए का प्रोविजन था कि 50 लाख से ऊपर की इनकम अगर साल की है तो टीडीएस काटा जाता था। अब वो 1 लाख रुपया कर दिया कि 1 लाख रुपया अगर इनकम है उसके बाद ही जो है टीडीएस वो कटेगा। टीडीएस की जो एग्जम्पशन है रेंट की, वो 2,40,000 रुपए से अब 6 लाख रुपए कर दी गई है कि 2,40,000 तक पहले टैक्स नहीं लगता था, अब 6 लाख तक इनकम है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है कि लोगों को अपने घर पर ही अपना एक छोटा एपरेटस सोलर ऊर्जा का लगाएं ताकि बिजली का बिल ना आए, और अगर बिजली ज़्यादा अपनी खपत से ज़्यादा उसका उत्पादन होता है तो वापस ग्रिड में जाएगा, तो उसकी बिजली का पैसा भी उनको मिल सकता है। तो ऐसे जो प्रयोग किए गए हैं इसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इसके अंदर 7 लाख बेनिफिशियरी अभी हो चुके हैं देश भर में, 20,000 करोड़ रुपया इसका जो बजटरी एलोकेशन ये किया गया है, और ये निरंतर जो है आगे बढ़ेगा। इसमें जो एनुअली सेविंग होती है वो हाउस होल्ड्स की 18,000 करोड़ रुपया इसमें उनकी सेविंग हुई है, उनका जो बिल है उसका खर्च जो कम आया है। और जो भी एक्सपेक्टेड आगे है, ये एनुअली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में 75,000 करोड़ रुपए की ये बचत होगी, क्योंकि सीधी बिजली घर के ऊपर होती है तो किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको बिजली नहीं लेनी पड़ती, इसलिए जो हमारे डिस्कॉम्स हैं उनको भी 75,000 करोड़ रुपए का इसमें लाभ होगा। सोलर विलेजेस को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाए, इसके लिए जो गांव पूरे सोलर बिजली के ऊपर चलेंगे
उनको 1 करोड़ रुपए की और अनुदान जो है उसके देने का भी प्रावधान है। एंटरप्रेन्योर्स का विवाद कई बार खड़ा होता है। बहुत से व्यापार हैं, इंडस्ट्री है, लेन देन में सरकार के साथ तथा अन्य संस्थाओं के साथ, तो उसमें विवाद से विश्वास खास करके टैक्सेशन की जो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जा रहा है। और इसमें भी उनको जो लगातार जो समस्याएं हैं उसको कैसे हल किया जाए, और खास करके जो टैक्स की डिफॉल्ट है उनको कैसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो पहले किसी भी समस्या को सुलझाने का जो एवरेज टाइम था वो 93 डेज था, आज से 10 साल पहले। अब व्यवस्थाओं को इस ढंग से सरल किया गया कि एक बार आपके पास कोई झगड़ा है, अपील करोगे और जल्दी से उसको निपटारा करना है। अब वो एवरेज टाइम 10 दिन रह गया सिर्फ। किसी भी व्यापारी का, किसी इंडस्ट्रीज का, टैक्स पेयर का कोई झगड़ा विवाद है तो उसका मैकेनिज्म बनाया कि 10 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन ये होना चाहिए ताकि उसकी वो आपको खत्म हो जाए। मिशन कर्मयोगी एक नया जो कार्यक्रम पिछले साल शुरू किया था, उसमें भी सरकारी कर्मचारी उनको कैसे ट्रेंड किया जाए, उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, उनके काम करने का तरीका, पब्लिक का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसको एक सेंसिटिव तरीके से उनको डील करने का एक तरीका उनको बताया जाए ताकि लोगों को सेवा भाव से कैसे काम करें। तो इस नाते से अभी उसके 49 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग है उनकी, और 2,70,00,000 उनके लिए कोर्सेज हैं जिनकी एनरोलमेंट उन्होंने की है, जो अलग अलग समय पर कोर्स करेंगे, जिसमें 1,90,00,000 कोर्सेज ये कंप्लीट हो गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इससे जो सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ी है और लोगों को उसमें संतुष्टि उसकी मिली है। ईज ऑफ लिविंग के अंदर भी इस सारे मामले की सिटीजन सेटिस्फैक्शन का जो विषय है वो आगे काफ़ी बड़ा है। रेलवेज ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो 1.5 टाइम्स ये बढ़ गया है, जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी उसका हल करने के लिए। मित्रों, विषय तो आदिवासी समाज के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना, पीएम जनमन योजना, पीएम श्रेयस योजना, जो ऐसे विद्यार्थी जो टैलेंटेड हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए, खास करके एससी ओबीसी में उनकी बेनिफिशरीज 10,212 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको अलग से इसकी सहायता की गई है। अपनी एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन में कैसे वो बढ़ाएं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनकी भी रचना की गई है। पीएम यशस्वी योजना, जो टॉप अचीवर्स हैं, यंग अचीवर्स हैं, उनके लिए अलग से अवार्ड देने की योजना ये भी बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको कह सकते हैं, बनाया गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी 2013-14 में मात्र 2,57,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का और ये बजट उस समय होता था, जो इस बार बढ़ा करके 11,21,000 करोड़ रुपया ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाना है, जिसमें हमारे रोड्स हैं, रेलवेज हैं अथवा अन्य सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक प्रकार से 4 टाइम्स से भी ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, इसमें भी जो वृद्धि है, रेलवेज की वृद्धि है 10-10 गुना, और ये इनके जो कुल बजट है वो बढ़ाया गया है। हाउसिंग का बजट संयोग से वो मेरे अपने डिपार्टमेंट के उसमें आता है। 2013-14 में 11,800 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस बार 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हाउसिंग के ये जो बजट है हाउसिंग और अर्बन यूटिलिटीज के अंदर वो रखा गया है। पावर में भी ये बजट 21,900 करोड़ रुपया ये पावर के अंदर इस बार का बजट है। पावर का ये बजट केवल पावर डिपार्टमेंट का है। पीएसयूज जो अलग अलग अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं उनका 80,000 करोड़ रुपया अलग से है, तो वो भी अपने बजट के हिसाब से अपना काम करते हैं।
उड़ान स्कीम, मित्रों यह स्कीम भी गरीब आदमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। तो उस नाते से एक सस्ती योजना जिसके लिए 540 करोड़ रुपए का बजट जो रखा गया है, 120 नए डेस्टिनेशन इस बार जोड़े हैं जो इस वर्ष के अंदर उनकी फ्लाइट्स ये चालू होंगी। 4 करोड़ पैसेंजर अगले 10 साल में इनके ट्रैवल करने की योजना ये बताई गई है। इसमें छोटे हेलीपैड्स, छोटे एयरपोर्ट्स, हिली एरिया में और जो नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहां सुविधाएं ज़्यादा आवश्यकता है वहां भी इनकी सबकी चीज की जाएगी। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी हमारी जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसके अंदर बजट बढ़ाया गया है। पीएम प्रगति शक्ति, पीएम गति शक्ति, गति शक्ति के माध्यम से जो मैपिंग होती है, खास करके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पहले कई कई महीनों तक एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ जो तालमेल बिठाना पड़ता था, सालों साल निकल जाते थे। कहीं अंडरग्राउंड वायर्स हैं, कहीं टेलीफोन की हैं, तो कहीं बिजली की तारें हैं, तो कहीं कोई सीवरेज की व्यवस्था है, कहीं और प्रकार की पानी की पाइपलाइन है। ऐसी सब चीज़ों को कई बार तो उसमें बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन होने के कारण से कई नुकसान भी उसमें होते थे, लेकिन अब लेयर्स बना दी गई हैं डिजिटली। ऐसा लैंड से लेकर हवाई आकाश तक ऐसे सब लेयर्स को डिजिटली एक दूसरे के ऊपर रख करके मैपिंग आसान करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो प्रोग्राम है, अभी तक सरकारी योजनाओं में इसको लागू करते थे सब योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए। अब इस पीएम गति शक्ति को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो पीपीपी पर काम करते हैं उनको भी उपलब्ध करा दिया गया है ताकि वो भी इसका उपयोग करें और अपने होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। एमएसएमई, इसमें भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। मेट्रोस 2024 में मेट्रो 1000 किलोमीटर का आंकड़ा ये अपना टच कर गई है और संयोग से आज मेट्रो के मामले में हम दुनिया में तीसरा देश बन गए हैं। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए है, तीसरा भारत है। और यूएसए और भारत में ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 300 किलोमीटर का है। हमारे 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स और अभी जो सैंक्शन हो गए या पाइपलाइन में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी हम अमेरिका को भी सरपास करेंगे मेट्रो में। ये हमारा प्रतिदिन जो आज दर है मेट्रो के निर्माण की, जो 2014 में सिर्फ 600 मीटर होती थी, आज वो 6 किलोमीटर है। इसलिए 10 गुना वृद्धि जो है उसमें मेट्रो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हमारी हुई है। जहां तक बिजली के कैपेसिटी का सवाल है, इसमें 2014 के अंदर जो नॉन फॉसिल आरई जिसको कहते हैं, उसमें आरई के साथ न्यूक्लियर भी आ जाता है। ये आरई है, सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है। ये 36 गीगावाट 2014 में थी, आज 214 गीगावाट है, जो 6 टाइम्स। और ये हमारी नॉन फॉसिल जो है एनर्जी जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम में 25 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इनके लिए फंड जो है वो अप्रूव किया गया है कि किस प्रकार से पीएम ई ड्राइव स्कीम में हम ई व्हीकल्स इनको बढ़ाएं ताकि डीजल के, पेट्रोल के व्हीकल्स को हम कम कर सकें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो 1.2 लाख टन ये कम होगी। हम लोग धीरे धीरे नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें भी इस काम को किया जा रहा है। अभी 5293 ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये नेशनल हाईवेज के इर्द गिर्द ये लगाए जा चुके हैं। इसकी भी संख्या बढ़ाने के लिए और अलग से बजट का प्रोविजन किया गया है। इसी प्रकार कोऑपरेटिव सेक्टर जो हमारे यहाँ विश्वास सारंग जी देखते हैं, इसमें भी योजनाएं जो है नई बनाई जा रही हैं।
इनकम टैक्स में नया एक्ट बन रहा है। जो भी इनकम टैक्स की बात आई है पीछे, मिड अपना इनकम ग्रुप के लिए, उनके लिए इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेटेड जो व्यवस्थाएं हैं उस एक्ट में, जो बहुत बार तो समझना ही मुश्किल हो जाता है। सीए भी कई बार कई पन्ने खोल के समझता है, लेकिन वो पिछले शायद 60-65 साल से जो इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है उसमें 500 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। उन सबको मिलाकर के जो एक ही ग्रंथ बना है उस सबको रीराइट करके और उससे आधे साइज की सरल शब्दों में उस एक्ट को बनाया जा रहा, ताकि सामान्य व्यक्ति भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उसको समझ सके और उसको भर सके। उसमें सरलता होने के बाद लोगों को एक स्वभाव भी है, इनकम टैक्स तो भरना चाहते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन में इतना फंसते हैं कि उसमें से अवॉइड करते हैं, तो वो भी आसानी से उसमें बन सके, कर सके। ऐसे ही अन्य भी जो अनुपयोगी कानून हैं उन कानूनों को बदल करके लीगल डिपार्टमेंट कई ऐसे कानून हैं जिनको आउटडेटेड हो गए हैं उनको समाप्त कर रहे हैं और कईयों में संशोधन करके सरलतम काम करने के लिए किया जा रहा है। 160 ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंदर पहले सजा यानी डेटरेंट इतना था कि छोटी छोटी बात के लिए भी सजा दी जाती थी, तो उनमें उन सजा के प्रावधान ऐसे कम किए जा रहे हैं ताकि सजा के बजाय उसके अंदर जो फाइनेंशियल यानी कोई उसको फाइन करना है, पेनल्टी लगानी है, वहां तक तो सीमित रहेगा, लेकिन हर छोटी बड़ी बात के लिए उसको सजा का डर दिखाना भी 3 महीने की सजा, 6 महीने की सजा, इसको उसमें से समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसे कई सुधार ये आगे तरफ बढ़ा रहे हैं। मित्रों, विषय तो ये ऐसा है कि अनएंडिंग कथा है। जब हमारे देश के सिटीजन्स टैक्स भरते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा देश का डेवलपमेंट हो और हमारा अपना देश का जो गरीब वर्ग है उनका उत्थान हो। जब यूएस जैसा एक नेशन हमारा 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस कर सकता है, हमारे यहाँ तो 2 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है, हमारे जॉब्स ले रहे हैं, हमारा वेलफेयर स्कीम्स खा रहे हैं, राशंस ले रहे हैं। हम कब इनको वापस करेंगे? ठीक है, बैठिए जी। देखिए, वैसे तो ये विषय बजट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग प्रकार की समस्या है जिसका आपने उल्लेख किया है, ध्यान कराया है और बहुत जायज बात है। कोई ऐसा नहीं कि समस्या में कोई गंभीरता नहीं है, समस्या गंभीर है। वैसे तो किसी भी देश के लोग दूसरे किसी देश में इलीगली नहीं जाने चाहिए, चाहे हमारे लोग जाते हैं चाहे किसी और देश के यहाँ आते हैं। और जब इस प्रकार का काम होता तो डिपोर्टेशन लगातार सब देश करते हैं। हमने भी आसाम से काफी लोगों को डिपोर्ट किया है, लगातार मांग उठती है कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। उसकी अपनी फॉर्मेलिटी होती है, उसका एक सेंसिटिविटी भी होती है कि कब करना, कैसे करना और किस प्रकार से करना। हमारे यहाँ पहले भी अमेरिका ने डिपोर्ट करके यहाँ भेजे हैं। इस बार थोड़ा सा जो मेथड था जिसके ऊपर हमको सबको एतराज था और वो दर्ज कराया भी गया है और वो बातचीत में सारा सुलझेगा भी सही, लेकिन ये विषय किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं है। इसके ऊपर सरकार जो है उचित इस पर विचार करके आगे की बात करेगी। शरद जी। देखिए, हर बार के लिए इसके पैरामीटर बदले जाते हैं। इस बार भी डिपार्टमेंट ने कुछ पैरामीटर बनाए हैं और वो पब्लिश करके, और सभी पब्लिश तो क्या किया, सब प्रदेशों में भेज दिए गए हैं और उसकी जो रेटिंग है उसी निरीक्षण के बाद जो उसका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद तय किया जाएगा। डेट 31 मार्च रखी है हमने इस वर्ष की स्वच्छता की रेटिंग को तय करने के लिए। कुछ प्रदेशों से आया कि समय थोड़ा कम मिला है, इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए, वो डिपार्टमेंट सोच के करेंगे। अगर नहीं सबका हो पाएगा तो थोड़ा बहुत समय बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये रेटिंग करते हुए जो पिछले 3 साल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, ऐसे 5 कैटेगरीज के अलग अलग शहर हैं। बहुत छोटे, मीडियम, थोड़ा ऊपर दर्जे के और ऊपर दर्जे के, शायद 4 कैटेगरीज हैं। ऐसे चारों कैटेगरी के जो 3-3 ग्रुप है, 3-3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको सबको
अलग श्रेणी में रखा जाएगा, उस श्रेणी का कोई नाम तय कर रहे हैं दे दिया जाएगा, उनका कंपटीशन विद इन दैट होगा और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा टॉप में, बस कि उस ग्रुप में से बाहर निकालने का क्रम होगा। जो सबसे लोएस्ट होगा उसको बाहर निकाल के वापस नीचे भेजा जाएगा, फिर नीचे compete करेगा। लेकिन एक बार कोई फर्स्ट में चला जाएगा तो 2 साल उसको नहीं निकालेंगे, 2 साल उसी में ऊपर जाके compete करे। लेकिन नयों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए एक अवसर रहेगा। हर बार 3 उस ग्रुप में चले जाएंगे और उसमें से 2 या 3 बाहर निकाल देंगे। इन नयों को भी प्रभाव ना पड़े और पुराने वाला अपना कंपटीशन अपना चलता रहे। मनोज नहीं मायूस नहीं, इंदौर के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 सालों के जो भी देश भर में रहे होंगे, ये तो फर्स्ट आया ना, सेकंड थर्ड भी होंगे। और ऐसा नहीं कि सेकंड भी सब एक ही आता रहा होगा, बदल बदल के आए होंगे, थर्ड भी आए होंगे। मनोज तो जी ले लें जी। नहीं मनोज एक मिनट जी, एक सेकंड भावनात्मक मुद्दा है, इंदौर के साथ जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र जी 1 मिनट, धर्मेंद्र जी 1 मिनट रुकिए। सुनिए, अरे सुनिए धर्मेंद्र जी उत्तर पूरा नहीं हुआ जी। ये जरा सेंसिटिव मुद्दा है, मैं ठीक से समझा दूं, मीडिया के सामने बैठा हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पिछले 3 वर्ष के 9 नहीं होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, उनका कंपटीशन चलेगा। उसमें भी फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, बल्कि उसमें जो सबसे पीछे रह जाएगा वो सब बराबर मान लिए जाएंगे। उसमें जो पीछे आ जाएगा उसको बैक टू द पवेलियन उसको भेजेंगे, फिर वो compete करके आए। लेकिन नए शहरों में कंपटीशन बना रहे, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरे आएंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस बार भी आएंगे इसको भी उस ग्रुप में डाल देंगे ताकि वहां compete करें। हाँ। मनोज जी ले लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी आ जाएंगे। मनोज जी फिर धर्मेंद्र जी, बोलिए। क्या समझा नहीं मैं जरा। पत्रकारों को रेल टिकट में छूट मिलती है। अच्छा, हाँ ठीक है धर्मेंद्र जी बैठिए, दोनों प्रश्नों के ठीक प्रेस है, आयोग और सुझाव के रूप में हाँ, नोट कर रहा हूं, ठीक है, आगे पहुंचा दिया जाएगा। चलिए मनोज जी पूछिए। आ जाओ, उठ जाओ। भी भीख लेना देना, भिक्षा भिक्षा। ले माइक, हाँ, भिक्षा, माइक। हाँ, सरवन जी उनको माइक अपराध दे बनाया गया। हाँ ठीक है। देखिए, ये हर प्रदेश का अपना अपना एक प्रावधान होता है। मैं चूंकि हरियाणा में पहले 10 साल तक मैंने मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया है, वहाँ भी ये जो बेगिंग है, भीख मांगना, ये अपराध है। और मुझे तो यहाँ तक भी जानकारी मिली है 1996-1997 में कंपटीशन में बेगरलेस स्टेट, ऐसा हरियाणा को 2 साल लगातार अवार्ड भी मिला। अब वो ठीक था या गलत था मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बाद में अवार्ड भी शायद बंद हुआ, क्योंकि कोई स्टेट ऐसी है नहीं कि जिसको हम कह सकते हैं बेगरलेस होगी किसी न कहीं स्वरूप में। और नहीं होगा तो कहीं रेड लाइट पर मिल जाएंगे, और नहीं होगा तो कहीं ट्रेन में चलते हुए मिल जाएंगे, नहीं होगा तो किसी गांव में कहीं ना कहीं मिलते हैं। हमें तो ध्यान ये करना है कि बेगरलेस स्टेट बनने का कोई प्रावधान दंडात्मक रूप से सफल होने वाला नहीं है, बल्कि हम व्यवस्थाएं ऐसी करें कि जो बेगर है उसका रिहेबिलिटेशन ये कैसे करें। वो बेगिंग में गया तो क्यों गया, क्या वास्तव में गरीबी है या कोई उसके संस्कारों में कोई गड़बड़ हो गई है। क्योंकि बेगिंग केवल कोई पैसा मांगने के लिए, खाना खाने के लिए बेगिंग नहीं करते, बेगिंग करने वालों में अपराध की वृत्ति भी देखी गई है। तो अपराधी भी कई बार है वो बेगिंग का तो बहाना बनाता है, अपराध भी करता है, इसमें कोई मुझे कहने की दिक्कत नहीं है। लेकिन इस विषय को टैकल करने के लिए हमको बहुत गहराई तक जाना होगा कि उनकी अगर गलत कोई आदत है उसको कैसे ठीक कराए, और अगर उनकी कोई मजबूरी है तो उसको ठीक करने के लिए उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें। उसको रोजगार चाहिए, रोजगार दें। कई बार कोई ऑर्फन है, माता पिता नहीं है, छोटा बच्चा है, वो घूमता है तो उसको रोटी चाहिए, काम है नहीं तो करता है। तो ये सारे हर स्टेट की अलग अलग परिस्थितियां होंगी, स्टेट वाइज इन चीजों को करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर इस प्रकार का विषय नहीं है। योगेंद्र जी का प्रश्न, फिर सुधीर जी। जी योगेंद्र जी पूछिए।
भाई कंट्रोल वो कर रहे हैं जिस बता योगेन जी पूछिए। योगेंद्र जी। मैं बता देता हूं, एक विषय जो आपने डाला है कि कार्बन क्रेडिट को लेकर के फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया, तो हम राज्य सरकार ने अभी सब वर्गों से सुझाव मांगे हैं। कोई फाइनल नीति नहीं बनाई है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला भी है। ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ कई सारे जंगल के सेक्टर में इसकी संभावना भी है, लेकिन ये बात भी सही कि इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है। जो हमारे आदिवासी अंचल के लोग हैं, उनके अंचलों को, उनकी भावनाओं को, उनकी रीति रिवाज को, उनकी व्यवस्थाओं को संभालते हुए क्या ये सफल हो सकता है, इसलिए सबके सुझाव आने के बाद इस पे बढ़े। सुधीर जी का प्रश्न। सुधीर जी माइक है। सर, मेरा सवाल पानी को लेकर है। अभी दिल्ली के जो चुनाव हुए तो यमुना में जहर हरियाणा घोल रहा है, इस तरह की बात सामने आई थी। 27 साल बाद दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, हरियाणा में आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के 2 पानी से जुड़े मुद्दे हल किए थे। एक पीकेसी जो था राजस्थान के साथ, वहां भी आपकी सरकार है। दूसरा यूपी सरकार के साथ केन बेतवा। तो अब हरियाणा पर यह आरोप है, आप हरियाणा से आते हैं, कि दिल्ली के जल में वो जहर घोल रहा है। अब उस मुद्दे का हल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि पानी का विवाद 1993 से चल रहा है। देखिए, पानी की बात तो बहुत स्टेट्स में है, लेकिन अब मैं पॉलिटिकल बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात ही उस प्रकार की पूछ ली है। केजरीवाल का एक स्वभाव रहा है कि कोई बात खुद ना कर पाए तो कैसे दूसरे के पाले में डालना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली कभी कि मैं 2025 में चुनाव तभी लड़ूंगा जब यमुना को साफ करूंगा। यमुना साफ नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दैट वाज ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। इस स्टेटमेंट के कारण से 5-7 सीटें उसने खोई हैं। हरियाणा का दिल्ली में, दिल्ली की आबादी का 40% लोग हरियाणा से रहते हैं। जैसे स्टेटमेंट दी तो हरियाणा के लोगों को भी अपमान लगा, दिल्ली के लोगों को भी अपमान लगा। जिस स्थान से दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है, उस जगह का नाम है पल्ला। पल्ला की रिपोर्ट मैंने उसी दिन मंगवाई, क्योंकि मैं तो दिल्ली बैठा था। उसी दिन मंगवाई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टेटमेंट मेरे पास भेज दी, और उसके अंदर 3-4 पैरामीटर, पीएच वैल्यू क्या है, और एक कोई बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम पानी में, उस बैक्टीरिया का जो पैरामीटर वो क्या है, वो सारा अप टू द मार्क पाया गया पल्ला में। पल्ला से आगे आते ही वजीराबाद है, उसके बाद आईएसबीटी है, आईटीओ है। इन 3-4 स्थानों के ऊपर वो खूब बढ़ता चला गया, क्योंकि दिल्ली का पानी अपने आप आता चला गया। ओखला बैराज के बाद फिर वो यमुना का पानी हरियाणा को मिलता है, और उसकी दुर्गति उस पानी की वहां है। वहां काला पानी है, कोई पशु भी नहीं पी सकता उस पानी को, और वो पानी तो खेत में लगाने लायक भी नहीं है। जो बाद में उत्तर प्रदेश के आगरा तक भी वो नहर आती है, आगरा कैनाल है उसका नाम। तो जब ये सारे विषय हमने वहां रखे, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के गए, उन्होंने उस जगह पर जहां से दिल्ली में पानी एंटर होता है, वहां पानी को लेकर आचमन किया। इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो सकता है क्या? पूरा वायरल हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि आपने ये स्टेटमेंट दे दी, जहरीला पानी है, इसका सबूत लेके आओ। फिर वो कोर्ट में भी किसी ने केस कर दिया, और कोर्ट वालों ने बुला रखा है 16 फरवरी को, और वहां जाकर के चुनाव आयोग में कहा कि मेरी ये स्टेटमेंट में मैं कहना तो ये चाहता था कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जहर गलती से निकल गया मुंह से।